नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वॉचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बूस्ट इंडियाज इकोनॉमी। राइट, कैसे इंडिया अभी जो फोर्थ स्टेज पर पहुंच गया है ना, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो कैसे हम थर्ड तक पहुंच सकते हैं और इसमें एआई हमारी कैसे मदद कर सकता है। दिस इज अ टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल। इसी के साथ फ्यूचर के जो वॉरफेयर होंगे वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जो अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ वैसे होंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी कंडक्ट की गई है। राइट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल इन डिटेल। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि कैसे स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, राइट, दूसरे जो ऐसे गैजेट्स हैं उनको कैसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है फ्यूचर के वॉरफेयर में। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी और ये कोई ऐसा साइंस फिक्शन या फिर साईफाई की बात नहीं है। कुछ ऐसे टेस्ट्स हुए हैं, जैसे टेस्ला की जो कार है तो उसको हैक किया गया। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंटरेस्टिंग थिंग्स इन टुडेज डिस्कशन। इसी के साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट रेलवेज और एयरवेज। इन दोनों के बीच में एक नई कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो सकती है। दैट्स द टॉपिक नंबर 1 ऑफ द डे, एंड देन वी हैव सम मोर टॉपिक्स। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1। क्वेश्चन इज, हाउ कैन इंडियन रेलवेज compete with एयर ट्रैवल टू अट्रैक्ट बिजनेस ट्रैवलर्स? क्या ये पॉसिबल है कि एयर ट्रैवल को इंडियन रेलवेज compete कर सके, एक रन फॉर मनी जिसको कहते हैं, या फिर एक टफ कंपटीशन जो है वो एयर ट्रैवल को दे सके? इज इट पॉसिबल? आई वुड से यस, इट इज पॉसिबल। अगर राइट विजन है, अगर राइट दिशा में काम किया जाए, देन यस, एयरवेज का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है वो इंडियन रेलवेज क्रिएट कर सकता है। राइट, फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि इंडियन रेलवेज जो है इट इज रिवाइविंग इट्स अपील फॉर बिजनेस ट्रैवलर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। राइट, एमिनिटीज जो हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। मेरा एक बहुत ही पक्का यार है, एक राइट बचपन का दोस्त है, तो वो अभी तो जब भी ट्रैवल करता है, व्हेन ही विजिट्स आवर होम टाउन, तो वो वंदे भारत एक्सप्रेस में आता है। एंड ही इज डूइंग वेरी गुड नाउ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो खुद की कार्स भी हैं, ड्राइवर भी हैं, लेकिन he prefers to travel via वंदे भारत क्योंकि he is impressed by the facilities। और वो कुछ 1,000 रुपये के ज़्यादा की टिकट आती है, वैसे 500 रुपीज़ की भी टिकट आती है ये, लेकिन ये अब थोड़ा लग्जरी और इन सारी चीज़ों को एंजॉय करता है। तो मेरा दोस्त जो है ही ट्रैवल्स वाया वंदे भारत, और ये प्रीमियम बिजनेस क्लास वाली जो भी, आई डोंट रिमेंबर द क्लास कि कौन सी क्लास की टिकट वो लेता है, बट ही बाइज द मोस्ट एक्सपेंसिव टिकट एंड देन ही कम्स हियर एंड वो मुझे बताता है कि यू शुड एटलीस्ट गिव इट अ गो। जब भी वक्त मिले एक बार इसमें ट्रैवल करना, यू विल लव इट। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़, सारी चीज़ें क्लीन एंड एवरीथिंग। राइट, दिस इज समथिंग दैट वाज मिसिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे देश में। एक तो क्या है कि देखिए, जब डॉक्टर कहेंगे किसी को कि अब आपको साइकिल चलानी पड़ेगी वरना नहीं चलेगा, तब जाकर हम जो है वो साइकिल चलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर साइकिल जो है उसको गरीबी का प्रतीक माना जाता है। उसको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देखते। हम देखते कि यार साइकिल में थोड़ी मैं जाऊंगा, राइट, आई हैव ए मर्सिडीज यार, कम ऑन। तो ये एक एटीट्यूड है। इफ़ यू गो टू एम्स्टरडेम, आप दूसरे देशों में जाएं, डेवलप देशों में, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि साइकिल चलाने वाला जो है वो गरीब है। वैसे ही वाई आई एम टॉकिंग अबाउट साइकिल, द रीज़न इज़ कि एक लंबे समय तक ऐसा था कि एयर ट्रैवल या फिर आप प्लेन में जाना जो है, इट वाज ऑल अबाउट इलीट क्लास। जो पैसे वाले लोग हैं वही इसमें ट्रैवल करते हैं, भले ही वो इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जो कभी भी ट्रैवल नहीं किया, आज से 10-15 साल पहले तो ऐसा ही था कि हम एयरपोर्ट में लोगों को रिसीव करने के लिए जाते थे और वी वर ओ इंस्पायर्ड बाय वो प्लेन में बैठेंगे और सारी ये सारी चीज़ें। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ी है इंटरनेट की वजह से, अब हम सारी चीज़ें जो हैं वो घर बैठे देखते हैं, तो अब वो ऐसा चार्म जो है कहीं ना कहीं नहीं रहा है। अब ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इवन इफ़ यू हैव नॉट ट्रैवल्ड सो फार इन एन एरोप्लेन, तो आप चलो पहली बार बैठेंगे तो वो हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक यू विल गो क्रेजी, तो एक अपील थी, नो डाउट। बहुत सारी जगहों पर मीन्स इफ़ यू हैव लाइक A to B कनेक्टिविटी ऑफ
एयरवेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज स्पीड, राइट। सबसे फास्टेस्ट अगर ट्रैवल कर सकते हैं तो सो फार इट इज़ दिस एयरवेज। तो ये एक हमेशा से एक प्लस पॉइंट रहा है। ऊपर से थोड़ी लग्जरियस फीलिंग भी आती थी या फिर आती है, तो वो भी एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, ये पॉइंट जाएगा एयरवेज को। एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इट इज़ द सेफेस्ट पॉसिबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर मीन्स ऑफ कम्यूटिंग, राइट। नॉट कम्युनिकेटिंग, आई एम कम्यूटिंग। कम्यूटिंग का मतलब होता है ट्रैवल करना। तो एफिशिएंसी भी है। ये सारी चीज़ें एयरवेज की एक लंबे समय से ताकत रही हैं। एंड ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से जो बिजनेस ट्रैवलर्स हैं वो प्रेफर करते थे कि वो फटाफट एक प्लेन पकड़े और जल्दी वहाँ पर पहुँच जाए, अपना काम ख़त्म करके शाम को वापस या फिर 1-2 दिन के बाद वापस पहुँच जाए। लेकिन कुछ हैसल्स भी है ना। आपको एक तो 2-3 घंटे एयरपोर्ट पर पहले पहुँच जाना है, लंबी क्यूज़ में भी आपको खड़ा रहना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जो लोग डिजी यात्रा यूज़ नहीं करते, राइट, तो उनको मीन्स कुछ दिनों पहले हम बात भी कर रहे थे ना कि ये अभी सारे एयरपोर्ट्स पर अवेलेबल नहीं है, कुछ एयरपोर्ट्स पर अवेलेबल हैं। तो क्यूज़ में खड़ा रहना पड़ता है, फिर वेदर्स और ये सारी चीज़ों की वजह से डिले और ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अब इंडियन रेलवेज जो हैं इट इज़ ट्राइंग टू अट्रैक्ट ये बिजनेस ट्रैवलर्स। कैसे? हाल ही में अमृत भारत स्टेशंस जो हैं उनका उद्घाटन हुआ। मोदी साहब ने इनको लॉन्च किया और ये जो अमृत भारत स्टेशन है ये हमारे देश के 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में टोटल 103 ऐसे रेलवे स्टेशंस हैं जिनको अमृत भारत स्टेशंस के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। ये एक स्कीम है। ये जो स्कीम है इसके लिए सरकार ने कुछ 11,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो एलोकेट किए हैं, इतना इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहां पर होगा क्या? ये जो अमृत भारत स्टेशन में आप जाएंगे तो वहां पर बिजनेस फ्रेंडली पूरा हब आपको देखने को मिलेगा। लाउंजेस होंगी, वर्क स्पेसेस होंगी, वाईफाई की कनेक्टिविटी, एयर कंडीशनड वेटिंग हॉल, ये सारी चीज़ें। अभी तक ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे स्टेशंस पर हमें देखने को नहीं मिलती थी। कुछ ऐसे स्टेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप जो अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन है तो अमृत भारत के तहत इसको जो अपग्रेड किया जा रहा है तो यहाँ पर आपको मोटेरा टेम्पल की थीम जो है वो देखने को मिलेगी। इफ़ यू गो टू सिकंदराबाद तो वहाँ पर आपको जो छेरियाल स्क्रोल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो हर एक रेलवे स्टेशन जो है वो एक रीजनल आर्ट को भी डिस्प्ले करेगा। तो इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लग्जूरियस आई वुड से ऐसे हब्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं अंडर दिस अमृत भारत स्टेशन अपग्रेड। इंडियन रेलवेज इज अपग्रेडिंग कोचेस एज वेल। ये जो हमारे कोचेस होती हैं जिनको कई बार कार्स भी कहा जाता है और नॉर्मल लैंग्वेज में हम डिब्बे भी कहते हैं, तो ये जो कोचेस हैं उनको एयरलाइन के हिसाब से या फिर आप समझ लीजिए यू विल नॉट फील अ डिफरेंस कि आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर रेल में ट्रैवल कर रहे हैं। पूरा प्रॉपर प्लश इंटीरियर, एम्बिएंट लाइटिंग और सीटिंग जो है उसको खास करके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है। तो बिजनेस क्लास का जो एयरलाइन का है ना, आपको जो एक मजा मिलता है, सेम थिंग उससे भी अच्छी चीज जो है वो यहां पर मिलेगी। क्योंकि अब इंडियन रेलवेज अगर ये सारी चीजें अपग्रेड करेगी, कोचेस को इतना अपग्रेड करेगी, रेलवे स्टेशंस को इतना अपग्रेड करेगी, नीटनेस होगी, क्लीनलीनेस होगी, राइट, तो होगा क्या? बेनिफिट ये है कि आपको बैगेज क्लेम जैसी कोई चीज नहीं करनी है, राइट। देयर इज नथिंग कॉल्ड बैगेज क्लेम। आप अपना बैग उठाकर जाइए, बैठिए एंड यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट वर्किंग। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, इफ़ यू वांट वर्क ऑन योर लैपटॉप या फिर योर कंप्यूटर और एनीथिंग, यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट, राइट। आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी मिलेगी, फ़ोन की कनेक्टिविटी मिलेगी। एरोप्लेन में एक बार बैठ गया देन दैट्स इट, 2-3 घंटे के लिए। वो उसके एडवांटेजेस भी है, लेकिन यहाँ पर जिनको काम करते करते जाना है, जिनको अपना समय जो है वो वेस्ट नहीं करना, उसका सदुपयोग करना है, तो उनके लिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें जो हैं वो हो जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज़ कंसिस्टेंसी। इंडियन रेलवेज को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। इफ़ यू स्टार्ट विथ ए बिग बैंग और फिर इसको फॉलो नहीं कर पाते, फिर धीरे धीरे चीज़ें जो है वो डिटीरियोरेट होती जाएगी, तो नहीं चलेगा। सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स हैं, राइट, वो एयरलाइंस को छोड़कर रेलवेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरी जो चीज़ है रेलवेज की वो ये भी है
कि आपको ज़्यादा स्पेस भी मिलती है, इज़न्ट इट? एक डिब्बे के अंदर आप ऐसे वॉकिंग भी कर सकते हैं, आप ऐसे एक ही जगह पर बैठे नहीं रहेंगे 2-3 घंटे के लिए. सो यू कैन फील बिट मोर रिलैक्स्ड, आराम से सो सकते हैं, राइट? तो ये सारे कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी हैं इसके. Rail travel may emerge as the preferred choice for India's business travelers with these upgrades. अगर ये सारे upgrades हो गए, अगर right time पर सारी चीज़ें चलती रही, राइट कंफर्ट का ध्यान रखा गया, सेफ्टी का ध्यान रखा गया, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो ऐसी हो कि भाई पेट खराब ना हो जाए, लोगों की तबीयत खराब ना हो, क्लीन टॉयलेट्स हों, सीट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं ये टिप टॉप हों, ये सारी चीज़ें और राइट प्राइस होगी, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर से रेल ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग. ओके, now let's move on to topic number 2. This one is about how can AI drive India's transition to becoming the world's third largest economy. Discuss. हाल ही में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा है कि AI एडॉप्शन जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री. उन्होंने क्लियरली इस चीज़ के बारे में बताया है. जस्ट इमेजिन कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो जब कहते हैं कि AI की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी जो है उसको एक बूस्ट मिलेगा, ये जो ग्रोथ है उसकी स्पीड जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, देन वी हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही कोई बात नहीं की होगी. AI के क्या क्या बेनिफिट्स अभी हमें देखने को मिल रहे हैं. नंबर 1 इज AI की वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है. डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है. एंड आई एम श्योर आप भी चैट जीपीटी और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे. कोई डाउट है, किसी चीज़ में और ज़्यादा गहराई में उतरना है, देन आई एम श्योर यू विल बी यूजिंग वेरियस डिफरेंट AI टूल्स दैट आर अवेलेबल. ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो है वो कैसे आजकल आई एम सेइंग राइट, हमारे ही जो एडिटर्स हैं तो मैं देखता हूँ कि कैसे वो AI के माध्यम से रील्स को एडिट करते हैं, वीडियोज़ जो हैं उनको एडिट करते हैं. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. धीरे धीरे आगे तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि इट्स ऑलवेज सरप्राइज. मीन्स इमेजेस के बारे में तो आप जानते हैं कि आप फोटोज़ कैसे बन रहे हैं, ये सारी, ये दिस आर ऑल वेरी बेसिक थिंग्स आई वुड से. ये तो अभी बहुत ही फर्स्ट बेबी स्टेप्स हैं. आगे आगे आप देखिए कितना वैल्यू एडिशन होगा और सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें AI की वजह से हो रही है. नो डाउट AI जो है इट इज़ गोइंग टू क्रिएट बिग डिस्ट्रप्शन एज वेल. बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो भी जाएगी. और मैंने इस पर एक रील भी बनाई थी, अगर आपने वो रील देखी हो. मैंने कहा था कि AI आपकी जॉब छीन नहीं पाएगा इफ़ यू आर डूइंग द बेस्ट, राइट? इफ़ यू आर डिलीवरिंग योर बेस्ट, इफ़ यू आर always ready to learn new things, if you are ready to use your maximum capacity, right? And see, there is a good point as well, means there is a good angle to this introduction of AI and this disruption that is going to be created by AI. देखिए, AI is pushing us, right? As human beings, AI हमें push कर रहा है कि हम peak performance में काम करें. वो ऐसे ही सब चलता था, ऐसा नहीं है. AI अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग रिपीटेटिव वर्क, तो ये सारी चीज़ें तो AI कर लेगा. पहले जो 10 लोग करते थे, आज AI जो है वो काम कर लेगा. यू नीड जस्ट 1 पर्सन और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो AI हैंडल कर लेगा. रिपोर्ट्स लिखना, ईमेल्स भेजना, ये सारी चीज़ें हैं. एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल. पूरे एक लंबे रिपोर्ट की समरी जो है वो AI आपको दे देगा. सो यू डोंट हैव टू गिव समवन फुल टाइम सैलरी फॉर. तो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें जो है वो बिजनेस के लिए इंक्रीज हो रही है. रही बात एक इंडिविजुअल की, तो वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स. कुछ लोग ऐसे होंगे मेरे आपकी तरह जो खुद अपनी स्किल्स जो हैं उनको अप स्किल्स कर लेंगे, खुद अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, सेल्फ डेवलप करेंगे अपने आप को. बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं दोस्तों जिनको हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा. When I say हमें, आई मीन टू से सरकार को सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा. सरकार के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी को. बिजनेस में आपको कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो वहाँ पर लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा. यू हैव टू अपग्रेड देम कि भाई आपको ये चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ये सीखना पड़ेगा आपको.
तो डिसरप्शन क्रिएट होगा, लेकिन इसको मिटिगेट किया जा सकता है अगर वर्कफोर्स को अपस्किल किया जाए। तो अगर अपस्किल नहीं होंगे तो फिर उनकी जॉब्स जाएगी। इंडियाज इकोनॉमिक मोमेंटम एंड डेमोग्राफिक एडवांटेज फेवर रैपिड एआई एडॉप्शन। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, हमारी मार्केट की साइज इतनी बड़ी है। मार्केट की साइज इसलिए बड़ी है क्योंकि इतने सारे लोग हैं हमारे यहाँ पर। दिस इज एन एडवांटेज। अभी तक इसको एक श्राप माना जाता था, लेकिन अभी यही चीज़ जो है, एक पॉपुलेशन जो है हमारी, एक बड़ी पॉपुलेशन जो है, इसको एक अलग एंगल से देखें तो एक वरदान भी साबित हो सकती है। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं हमारे पास, तो एक बहुत ही रीजनेबल बजट में एआई का अच्छा एब्जॉर्प्शन भी होगा और एआई के साथ जुड़ी हुई सर्विसेज जो हैं वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और एआई की वजह से जो टूल्स काम करेंगे, जो मशीन्स काम करेंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारी नई जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़, नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट होगी हमारे यहाँ पर। तो डेमोग्राफिक एडवांटेज है भारत का और इकोनॉमिक मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा है। नाउ द थिंग इज, जो चैलेंजेस हैं, एक तो सस्टेनेबिलिटी का चैलेंज है, तो जो रिसोर्स पर जो डिपेंडेंसी है, तो ये रिसोर्स की डिपेंडेंसी जो है ये भी कम होगी, कॉस्ट जो है वो कम होगा बिकॉज ऑफ एआई। दूसरी चीज, जो इनकम्स में गैप है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सारे क्षेत्रों में जब एआई का सही इस्तेमाल होगा तो फिर ये इनकम और एजुकेशन के जो गैप्स हैं वो गैप्स भी कम होते जाएंगे। और इसी के साथ साथ एक इक्विटेबल ग्रोथ जो है अक्रॉस द सेक्टर, ये भी फैसिलिटेट करता है एआई। एआई इज मोर इंक्लूसिव देन प्रीवियस डिजिटल टेक्नोलॉजीज। द रीजन इज, ये स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले क्या था कि जिस घर में या फिर जिसके पास कंप्यूटर है वही कंप्यूटर रिलेटेड वर्क कर सकता था। इज इट सिंपल इज दैट। आपको कुछ चीजें चाहिए तो यू नीड कंप्यूटर, यू नीड दिस एंड दैट, ये सारे गैजेट्स चाहिए। एआई जो है उसके लिए आपको ऐसा भी नहीं है कि यू नीड टू लर्न कोड्स एंड थिंग्स, ऐसी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। AI will work without any codes and things. At least if you are a user, if you want to, I'm not saying कि we need to create AI for ourselves. हर एक व्यक्ति अपने लिए AI थोड़ी क्रिएट करेगा। चैट जीपीटी यूज करना है, आजकल आप टाइप करना नहीं आता, लिखना नहीं आता, आप बोल सकते हैं। सिर्फ ऐसा बटन दबाइए और बोलिए कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बोलिए उसको, एंड इट विल, ऑफ कोर्स पेड वर्जन जो है उसमें कुछ आपको 10 बार ही ऐसे रहे, लेकिन धीरे धीरे अगर प्राइस रीजनेबल हो जाए, जैसे डीप सीक की प्राइस रीजनेबल है। आई डोंट लाइक डीप सीक दैट मच, राइट, उसमें भी बहुत सारी एरर्स होती हैं। ये सारे अभी तो प्लेटफॉर्म्स में एरर्स होती ही हैं, बट एनीवेज, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोड नहीं आता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज नहीं है, वो भी एआई टूल्स के साथ बहुत ही, जैसे आप किसी व्यक्ति के साथ इंटरैक्ट करते हैं वैसे इंटरैक्ट करके आप चीज़ें जो हैं उनके सॉल्यूशंस या फिर आंसर्स ढूंढ सकते हैं। So this is one of the main reason कि AI is more inclusive than previous digital technologies, enabling widespread adoption. तो ग्लोबल एआई रेस जो चल रही है इसमें भारत एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इफ वी लिवरेज द टेक्नोलॉजी। अगर हम हमारे इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए अगर इसका सही इस्तेमाल करते हैं, इसको राइट टाइम पर अडॉप्ट करते हैं, देन यस इट विल बूस्ट आवर इकोनॉमी। मूविंग ऑन टू टॉपिक नंबर 3, दिस वन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाउ कैन इंडिया प्रिपेयर फॉर अ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग साइबर अटैक्स एंड फिजिकल ऑफेंसिव्स? डिस्कस। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें कैसी काइनेटिक एनर्जी का हमने इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों, फ्यूचर के जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट है ना, उनके सिनारियोज कुछ अलग हो सकते हैं। एक पेपर का रेफरेंस मैं यहां पर देना चाहता हूं। पवित्रन राजन साहब ने एक पेपर लॉन्च किया है, इसका नाम है विजुअलाइजिंग द एआई बैटलफील्ड। Alright, visualizing the AI battlefield. फ्यूचर में
ऐसा हो सकता है, एंड दिस इज नॉट ए साइ-फाई थिंग। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिनको समझकर, आज सुनकर आप यू विल बी बिट आपके मन में बहुत सारे प्रश्न भी पैदा होंगे। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो भारत पर एक प्रकार से ग्राउंड ऑफेंसिव, एक काइनेटिक अटैक करे, और इसी के साथ साथ चाइना जो है वो पाकिस्तान को साइबर अटैक्स और इन सारी चीज़ों को करने में भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच सकता है। पाकिस्तान चाइना की मदद से भारत पर एक तरफ ये युद्ध इन द सेंस जो कन्वेंशनल वॉर है, आर्मी नेवी एयरफोर्स वर्सेस आर्मी नेवी एयरफोर्स, ऐसी चीज़ होगी, और दूसरी तरफ एक फोर्थ डोमेन जो है उसमें चाइना की मदद लेकर पाकिस्तान जो है वो भारत की ऐसी वल्नरेबल चीज़ों पर, खास करके साइबर वॉरफेयर के डोमेन में हम पर एक बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। आपको पता होगा ना इजराइल ने कैसे वो लेबनान, आई थिंक इट वाज हिजबुल्लाह, उनके साथ ऐसा किया था कि पेजर्स जो थे, मीन्स ये इजराइल को पता चल जाता था कि कहाँ से मोबाइल ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों ने पेजर्स मंगाए। तो पेजर में तो इजराइल ने लिटरली कुछ चीज़ें ऐड की थी जिसकी वजह से ये एक्सप्लोड हुए। बट डू यू नो, स्मार्टफोन्स की जो बैटरीज हैं इनको भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। एक मालवेयर है, इसका नाम है बैड पावर। ये एक्सपेरिमेंट्स हुए। ये बैड पावर मालवेयर जो है ये फोन की बैटरीज को और ज्यादा ओवरहीट कर देगा, और इसकी वजह से फोन में आग लग सकती है। तो इस प्रकार के अटैक्स एक एक व्यक्ति पर भी किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर एक जो जीप कंपनी की एक चिरोकी आती है, चिरोकी, राइट, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एसयूवी। आई थिंक 2016 के आसपास इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि चिरोकी जो है इसको हैक किया गया। यस, 2016, आज से आप समझ लीजिए 9-10 साल पहले इस प्रकार का एक इंसिडेंट क्रिएट किया गया था। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लें तो टेस्ला की जो मॉडल एस है इसको हैक किया गया, लिटरली इसको हैक किया गया। इसकी स्पीड जो है मीन्स रिमोटली कुछ बहुत दूर से, कुछ 12 माइल दूर बैठे लोगों ने, मीन्स दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट, तो टेस्ला को हैक किया गया। ब्रेक्स और स्टीयरिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैकर्स के कंट्रोल में आ गई। तो ये है, दिस इज अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, एक और चीज़, एक और डोमेन, एक और हथियार। जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, ये जो स्मार्टफोन के बारे में आप सोच रहे होंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल, देखिए ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना वो ऐसे सेफ्टी फीचर्स ऐड करते हैं ये बैटरीज में कि बैटरीज जो हैं ये ओवरहीट हो रही है, तो फिर ये ओवरहीट ना हो तो उसको लेकर कुछ ऐसी कोडिंग्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो सेफ्टी डिवाइसेस उसमें ऐड किए जाते हैं। ये बैड पावर जैसा मालवेयर जो है ये सेफ्टी डिवाइसेस को बंद कर सकता है। फिर ड्रोन्स विथ फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। आज चाइना जो है वो चाइना का सेंस टाइम है। इनफैक्ट यूएसए भी ये बात मानता है, यूएसए का जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है वो इस बात को मानता है कि चाइना इज लीडर इन दिस फेशियल रिकॉग्निशन। उनका सेंस टाइम जो है दैट इज वेरी अहेड इन फेशियल रिकॉग्निशन। इसी के साथ उनकी एक कंपनी है DJI, तो वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। अब क्या हो रहा है कि इस प्रकार की जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका AI और मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों का एक फ्यूजन हो रहा है, इनका इस्तेमाल हो रहा है और कुछ डेडली चीज़ें बनाई जा रही हैं। नाउ जस्ट इमेजिन के ड्रोन्स विथ फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, डू यू नो हाउ मच डैमेज दिस कैन डू। ये ड्रोन जो हैं उसमें आपने लेट्स से भारत के बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई लेट्स से डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, या फिर आपने किसी आर्मी के कोई पर्सोनल हैं जो एक बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं, आपने उनको ये ड्रोन जो है फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वाले ड्रोन, आपने उसमें उनको टारगेट बना दिया। ये ड्रोन उड़ता रहेगा, जैसे ही वो कहीं पर ऐसे दिखेंगे तो ये ड्रोन उनको आइडेंटिफाई करके उन पर अटैक करेगा। जस्ट इमेजिन। तो
ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग फिक्शनल, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है और हमारे यहाँ पर जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आज भी उतना वल्नरेबल हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स अगर आपको दूंगा और आप में से अगर नए स्टूडेंट्स नए हैं, पुराने स्टूडेंट्स को शायद ये बात याद होगी, लेकिन नए नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको शायद ये पता ना हो, अभी अभी अगर आपने तैयारी चालू की है तो 2020 में जब इंडिया और चाइना के बीच में ये गलवान क्लैश हुआ ना, गलवान वैली क्लैश, उस समय पर डू यू नो, कुछ समय के बाद, मीन्स इसी इसी गलवान क्लैश के आजू बाजू की बात है, मुंबई में पावर आउटेज हुआ था, मुंबई में लाइट चली गई थी बहुत सारी जगहों पर। व्हाट वाज दिस? दिस वाज अ साइबर अटैक। एक रेड इको नाम का ग्रुप है, चाइनीज ग्रुप है, इस चाइनीज ग्रुप ने मुंबई पर यह साइबर अटैक किया था, एक मालवेयर डेवलप किया और इसके माध्यम से मुंबई की बहुत सारी जगहों पर स्टॉक एक्सचेंजेस में, ऑफिस में, ट्रेन्स बंद हो गई, राइट? जस्ट इमेजिन, ये साइबर अटैक की वजह से भारत को अरबों रुपए का नुकसान हो गया। अनफॉर्चुनेटली इस चीज पर उतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन दिस इज अ फैक्ट। इफ यू गो थ्रू रेड इको, जो मैंने डिटेल्स अभी लिखी थी, go through it, Mumbai power outage 2020, and you will get so many things on this thing. लद्दाख में 2022 में ऐसा हुआ था। ये बात जो है ये यूएसए की साइबर सिक्योरिटी की एक फर्म है, रिकॉर्डेड फ्यूचर इसका नाम है, ये कंपनी का नाम है। मैं यहाँ पर इसलिए चीज़ें लिख रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू go through the details, if you want to dig bit deeper into this sort of incidents, तो 2022 में रिकॉर्डेड फ्यूचर नाम का जो एक ग्रुप है, तो इसने रिवील किया कि हाँ, भारत पर ये चाइना ने लद्दाख में जो पावर ग्रिड है उसको हैक किया था। तो हमारे इस प्रकार के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, राइट, दे आर वल्नरेबल बिकॉज इनमें फॉरेन हार्डवेयर और खास करके चाइना से बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें यूज होती हैं। चाइनीज राउटर्स, स्विचेस, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ों पर अटैक किया जा सकता है। ये सारी मीन्स इनफैक्ट ये जो अलग अलग टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं ना, ये कोई प्राइवेट कंपनी के पास, इसमें आपको सरकार की मदद चाहिए और यहाँ पर चाइना पूरी तरीके से हुआवे, ZTE और बहुत सारी ऐसी कंपनीज की मदद कर रही है। और यूएसए ने तो ये वार्निंग भी दी है। FBI के डायरेक्टर जो हैं क्रिस्टोफर व्रे ने कहा है, ये कंफर्म किया है कि चाइना के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो इन सारी चीज़ों को हथियार के तौर पर यूज़ कर सकता है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं तो उनको बंद कर सकता है, उनको मिसमैनेज कर सकता है, उनके साथ छेड़खानी करने की क्षमता है। तो फ्यूचर के वॉरफेयर जो है वो बहुत ही ऐसे साइलेंट तरीके से, ये जैसे मुंबई वाला इंसिडेंट मैंने आपको बताया, बहुत ही साइलेंट तरीके से हमारा अरबों रुपए का नुकसान करके वो चला गया। तो फ्यूचर वॉर्स विल अनफोल्ड थ्रू इनविजिबल नेटवर्क्स ऑफ कोड एंड कॉम्प्रोमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए व्हाट वी नीड टू डू, ऑफ कोर्स वी नीड साइबर वॉरियर्स, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो पूरी सप्लाई चेन है, जहाँ जहाँ पर फॉरेन हार्डवेयर हैं, इसको हमें वेट करना, वेटिंग यानी कि वी नीड टू क्लीन एंड वी नीड टू एड होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Preparing for such conflicts demands military readiness and a comprehensive national strategy. Indigenous artificial intelligence, cyber security, defense systems, ये सारी चीज़ें हमें इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, ये डीप सीक अभी जो बहुत फेमस हुआ ना, आप डीप सीक में जाइए एंड राइट बैड थिंग्स अबाउट शी जिनपिंग एंड राइट बैड थिंग्स अबाउट चाइना। जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा। आई हैव ट्राइड इट, मैंने ये ट्राई किया है। वो हैंग हो जाएगा, वो कहेगा कि इट कैन नॉट प्रोसेस द डेटा दैट यू आर प्रोवाइडिंग। सोचिए कैसे कोड करके रखा है उन्होंने कि आप चाइना के खिलाफ नेगेटिव चीज़ें लिखेंगे, शी जिनपिंग के खिलाफ नेगेटिव चीज़ें लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली डीप सीक जो है वो थ्रेड जो है वो ही बंद कर देगा। ट्राई कीजिएगा एक बार, राइट। Moving on to how does India's transparency in discussing losses during Operation Sindoor reflect its strategic confidence? Analyze. हमारे CDS जनरल अनिल चौहान साहब जो हैं, उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि हाँ, डेफिनेटली इनिशियली भारत को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भारत ने बहुत ही क्विकली कोर्स करेक्शन किया
और चीज़ें जो हैं वो हमने चेंज कर दी। हमने पाकिस्तान के बहुत डीप जाकर एक बहुत हैवी डैमेज पहुंचाया है। ये सारी चीज़ें तो इसके तो बहुत सारे एविडेंस है, लेकिन पाकिस्तान का एक जो क्लेम है कि भारत के 6 फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं, तो इस चीज़ को लेकर हमारे CDS साहब ने क्लियरली बताया है कि ये जो आंकड़ा दिया है दिस इज़ इनकरेक्ट। इसी के साथ साथ हमारे जो DGMO ऑफ एयर ऑपरेशंस जो हैं, राइट, उन्होंने भी क्लियरली कहा था कि ऑल आवर पायलट्स आर सेफ। तो ये 6 भारत के जेट्स को गिराने की जो पाकिस्तान का दावा, ये बात है, ये गलत बात है। लेकिन डेफिनेटली लॉसेस तो हुए हैं और भारत ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी किया है। और हमारे एयर मार्शल का भी यही व्यू था ना कि लॉसेस जो होते हैं ये कॉम्बैट का पार्ट होते हैं। कोई भी कॉम्बैट ऐसे नहीं होगी कि आपको कोई नुकसान ही नहीं होगा। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो लास्ट नाइट एक बहुत बड़ी खबर है, आज के फ्रंट पेज पर भी, बहुत सारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ही है कि यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा हमला किया है रशिया पर, और ये बताया जा रहा है कुछ 40 जितने एयरक्राफ्ट जो हैं उनको डैमेज पहुंचाया है। रशियन फाइटर जेट्स और रशियन दूसरे जो मिलिट्री के प्लेन्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया है, ऐसी खबर आ रही है, लेटेस्ट खबर। तो नुकसान तो हर किसी का होता है। USA भी वियतनाम में गया था तो ऐसा नहीं था कि USA को कोई नुकसान नहीं हुआ, USA को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान तो होता है, लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को मानते ही नहीं है। इट इज़ अ गुड थिंग कि भारत ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि हाँ, नुकसान हुआ है। लेकिन अभी सारी चीज़ें भारत ने डिस्क्लोज नहीं की है ना। आई एम श्योर अभी इसीलिए डिस्क्लोज नहीं हो रही है चीज़ें क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी पॉज है। ऑपरेशन सिंदूर स्टॉप नहीं हुआ है, अभी इसको पॉज किया गया है। तो वक्त आने पर सरकार जो है या फिर जो हमारी मिलिट्री है वो सारी, इवेंचुअली सरकार जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्यूचर में प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन अभी नहीं। अभी टाइमिंग के लिए कुछ चीज़ें जो हैं उनको सीक्रेट रखा गया है। दूसरा जो एक चैलेंज हमें देखने को मिला दैट वाज डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। बहुत सारी मीडिया चैनल्स ने भी कुछ गलत चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की थी, राइट, फेक नरेटिव्स, इन सारी चीज़ों को काउंटर करने में भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी गई। मैंने आपको बताया था ना कि PIB जो है उन्होंने अलग से ये फेक न्यूज़ और इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए एक अलग से डेस्क, एक अलग से सेटअप किया था कि वो बताते थे कि भाई ये सारी चीज़ें फेक हैं, ऐसा करना पड़ा। और ये ट्रोलर्स जो हैं, आई हेट दिस ट्रोलर्स, हेट इन द सेंस क्योंकि विक्रम मिश्री साहब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को ट्रोल करने लगे, उनकी बेटी को ट्रोल करने लगे, फिर हमारे जो डिफेंस के लोग हैं उनको ट्रोल कर रहे थे ये लोग, राइट। हु आर दीज ट्रोलर्स? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। दिस इज़ नॉट ओके, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कांग्रेस ने डिमांड की है कि सरकार जो है ये फुल डिस्क्लोजर करे क्या क्या चीज़ें हुई, तो इसको लेकर एक ट्रांसपेरेंट प्रॉब होनी चाहिए, क्या लॉसेस हुए, फ्यूचर की प्रिपेयर्डनेस हम कैसे करेंगे। एंड ट्रांसपेरेंसी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक चीज़ें होती हैं जिनको हमें सीक्रेट ही रखना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर राइट समय पर सरकार जो है वो राइट स्टेप्स उठाएगी। लेकिन ऑफकोर्स सरकार ने इस बात को माना है, मिलिट्री ने इस बात को माना है कि कुछ लॉसेस हुए हैं। So I don't think there is anything wrong with accepting or acknowledging कि कुछ losses जो हैं वो हुए थे। लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली मीडिया डिसिप्लिन चाहिए, डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए वी नीड टू बी मोर प्रिपेयर्ड, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट भारत फोरकास्ट। हाउ डज द भारत फोरकास्ट सिस्टम BFS improve India's weather prediction कैपेबिलिटीज डिस्कस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। ये जो भारत फोरकास्ट सिस्टम है, इट इज़ ए बिग थिंग, इट इज़ ए सिग्निफिकेंट जंप, एक बहुत बड़ा अपग्रेड है वेदर प्रेडिक्शन को लेकर। पहले जो हमारी जो कैपेसिटी थी, इट वाज लाइक, इसको कहते हैं 12 किलोमीटर ग्रिड, राइट। पहले इतना था, अब हो गया है 6 किलोमीटर ग्रिड। सो ये आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा 12 किलोमीटर इन द सेंस, कुछ कहते हैं कि 144 ये रेडियस आप देखेंगे तो इतना हो जाता है। अब प्रिसीजन और ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ दिस भारत फोरकास्ट सिस्टम। और यहाँ पर फिर ये ग्रिड का स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर रहता है। पहले क्या था कि ट्रॉपिकल जो रेजोल्यूशन है वो अच्छा नहीं आता था ट्रॉपिकल क्षेत्र का, लेकिन अब
ये भारत फोरकास्ट सिस्टम की वजह से ट्रॉपिकल रेजोल्यूशन जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, और इसको इसी मॉनसून सीजन में बीएफएस को लॉन्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा ये होगा कि हाई रेजोल्यूशन फोरकास्ट की वजह से हम डिज़ास्टर को लेकर अच्छी तरीके से और ज़्यादा अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, और एग्रीकल्चर जो है खेती बाड़ी को भी अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं। किसानों के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। उनको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कब बारिश होने वाली है। ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि उनको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितनी बारिश होने वाली है। गांव लेवल तक की एक्यूरेसी जो है वो इसमें हमें अब मिलेगी, लोकल लेवल की एक्यूरेसी यहाँ पर मिलेगी। तो फ्लड, साइक्लोन, हीट वेव्स, ये सारी चीज़ों को पहले से हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग के डिसीजंस जो हैं वो अच्छी तरीके से ले पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस बीएफएस। और इसी के साथ साथ एक मिशन मौसम भी लॉन्च किया है सरकार ने। ये मिशन मौसम जो है इट्स गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट बीएफएस। इससे ये जो मौसम है इसके लिए कुछ 2000 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं, और इसमें डोपलर रडार्स, क्लाउड सीडिंग फैसिलिटीज़, एआई इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें की गई है। तो बीएफएस जो है ये और ज़्यादा मिशन मौसम और बीएफएस दोनों मिलकर जो है ये क्लाइमेट फोरकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको एक नए लेवल पर ले जाते हैं। और आईएमडी जो है उसका एक विजन डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट 2047। तो इसमें एक बहुत ही हाई टारगेट, एम्बिशियस टारगेट रखा है कि आने वाले समय में शॉर्ट टर्म जो गोल हैं, यानी कि 3 दिनों की जो एक्यूरेसी है इसमें 0 एरर्स हो। कहा है कि 42 डिग्री तो 42 डिग्री ही होगा, राइट। बारिश होगी तो बारिश होगी ही, इतनी एक्यूरेसी। फिर 5 दिनों की बात आए, राइट, मीडियम टर्म में, तो 90% एक्यूरेसी। और 7 दिनों की बात आए, 10 दिनों की बात आए तो उसमें कुछ 70% एक्यूरेसी। ऐसे मिशन पर चल रहा है। ये 3 दिनों वाला जो है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि 0 एरर पर ये चीज़ें जो हैं वो इस दिशा में आईएमडी जो है वो आगे बढ़ रहा है। नाउ इसके थरो सक्सेस के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आईएमडी ने कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की तो ये इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो, लोकल लेवल तक ये इन्फॉर्मेशन तुरंत ही पहुंच जाए। इसके लिए ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और लोकल लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि वो किसानों तक लास्ट माइल तक ये बातें पहुंचाए। ख़ास करके अगर डिज़ास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्व्स, लाइक गांव जो गांव काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं तो वहाँ के लोगों को डिज़ास्टर को लेकर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाए, तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आएगी। बट एनीवेज ये बीएफएस जो है इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। जैसे जैसे ये और ज़्यादा इस मॉनसून को इसको ट्राई किया जाएगा, अगर ये बहुत अच्छा चला, लेट्स होप कि चले, तो चीज़ें हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी ये बीएफएस। So that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.